हाय गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल हम में। पिछली वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 1। आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 2। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है और ये हमें डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। इसमें टोटल 14 डेफिनेशंस हैं और ये बताता है इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेंट अदरवाइज रिक्वायर्स। यह बताता है जब तक कि सैताम इस अधिनियम में प्रयोग शब्दों में से कोई अलग अर्थ न निकले तो ये परिभाषाएं लागू होंगी। अगर उन शब्दों में किसी सेक्शन में और शब्द दिए गए हैं और उनसे कोई अलग कॉन्ट्रैरी मीन्स निकल रहा है तो ये सेक्शन लागू नहीं होगा। एप्लीकांट इंक्लूड्स ए पेटिशनर एप्लीकांट में एक अर्जीदार या याचिकाकर्ता सम्मिलित है और एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom an applicant derives his right to apply, और ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से आवेदक को आवेदन करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। जैसे कि ए और बी दो व्यक्ति हैं तो ए का बाद लाने का जो अधिकार है वह बी को ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ ए को और बी को दोनों को ही बाद लाने का अधिकार है। ए का एजेंट है बी, तो जो बी अधिकार प्राप्त करता है तो उसमें वह सेक्शन इसमें सब क्लॉज 2 में कवर होता है। एनी पर्सन हुज स्टेज पे गौर कीजिए, स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकांट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव, और ऐसा व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व एप्लीकांट के एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। इसमें एप्लीकांट में कौन कौन इंक्लूड है? एप्लीकांट में ए पेटिशनर और ऐसा व्यक्ति जिसे आवेदन करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, या फिर थर्ड पर्सन जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। अगली डेफिनेशन है एप्लीकेशन इंक्लूड ए पेटिशन, यानी जहां भी संहिता में एप्लीकेशन शब्द आएगा वहां उसमें पेटिशन शब्द भी इंक्लूड होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स ए हुंडी और ए चेक। जहां भी बिल ऑफ एक्सचेंज शब्द यूज किया जाएगा वहां उसमें हुंडी और चेक दोनों ही शामिल होंगे। बॉन्ड डी क्लॉज 1 बॉन्ड इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट whereby a person obliges himself to pay money to another on condition that the obligation shall be void if a specific act is performed or is not performed as the case may be। यानी कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को इस ऑब्लिगेशन, इस बाध्यता के अधीन कर लेता है, किसी लिखित के अधीन, कोई व्यक्ति जो किसी लिखित के अधीन अपने आप को इस बाध्यता के अधीन कर लेता है कि कोई निर्दिष्ट कार्य, कोई स्पेसिफाइड वर्क किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, तो वह धन देने के लिए बाध्य होगा या फिर वह बाध्यता शून्य हो जाएगी। मान लीजिए कि जैसे कि हम देखें, ए ने बी को 1000 रुपए देने का वादा किया इस शर्त के साथ अगर बी अपनी क्लास में टॉप आता है। अगर बी क्लास में टॉप आता है तो ए उसे 1000 रुपए देगा, और अगर वह क्लास में टॉप नहीं आता है तो वह नहीं देगा, और उसका जो ए की जो ऑब्लिगेशन हुआ, जो बाध्यता थी, वह शून्य हो जाएगी। ई क्लॉज है डिफेंडेंट इंक्लूड्स ए एप्लीकांट, जैसे आई है इसमें भी, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom a defendant derives his liability to sued, यानी ऐसा अधिकार जिसमें डिफेंडेंट, प्रतिवादी, अपने यह अधिकार प्राप्त करता है किसी व्यक्ति से कि उस पर वाद लाया जा सके। जैसे कि मान लीजिए ए है, ए बी से ए अधिकार प्राप्त करता है कि उस पर किसी व्यक्ति द्वारा सूट लाया जाए जो कि ए पे लाया जा सकता। मान लीजिए थर्ड पर्सन सी है, सी को ए पे वाद लाने का अधिकार है, लेकिन ए अपना अधिकार बी को ट्रांसफर कर देता है। यानी अब सी को राइट है कि वह ए पे सूट न लाकर बी पे सूट लाए और बी उस सूट को में डिफेंड करेगा। Any person whose estate is represented by the defendant as executor, administrator or other representative,
ऐसा व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी द्वारा एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। डिफेंडेंट दो लोगों को इंक्लूड करता है, ऐसा जो लाइबिलिटी प्राप्त करता है प्रतिवादी की, जिस पे कि उस पर सूट लाया जा सके, और थर्ड पर्सन और सेकंड इसमें जिसकी संपदा का प्रशासन निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। एफ क्लॉज ईजमेंट को इंक्लूड करता है। ईजमेंट के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें अलग से डिस्कशन करेंगे। और अब हम पढ़ते हैं जी क्लॉज। जी क्लॉज इंक्लूड करता है फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री मींस एनी कंट्री अदर देन इंडिया, यानी भारत से बाहर के अन्य देश फॉरेन कंट्री है, यानी जो भारत से भिन्न कोई भी देश फॉरेन यानी विदेश कहलाएगा। एच इंक्लूड करता है गुड फेथ। गुड फेथ नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। ऐसे गुड फेथ की परिभाषा हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं आईपीसी के सेक्शन 52A से। उसमें भी गुड फेथ की डेफिनेशन दी गई है, यही डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी कार्य जो सम्यक सतर्कता और ध्यान से नहीं किया गया है और सद्भाव पूर्वक नहीं किया गया है, ये कहा जाएगा। यानी ऐसा कार्य जो सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया जाता है और सद्भाव पूर्वक किया गया है, ये समझा जाएगा। अगली डेफिनेशन है प्लेंटिफ। आई सेक्शन डिफाइन करता है प्लेंटिफ की डेफिनेशन। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम ए प्लेंटिफ डिराइव्स हिज राइट टू सू। ऐसा व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी व्यक्ति को सू कर सके, उस पर वाद ला सके। Any person whose state is represented by the plaintiff as executor, administrator or other representative। और ऐसा व्यक्ति जिसकी वादी की संपत्ति का प्रशासन निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। जे क्लॉज में पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by the schedule। यानी पीरियड ऑफ लिमिटेशन यानी परिसीमा काल से वह काल जो लिमिटेशन एक्ट की शेड्यूल फर्स्ट में जो टाइम बताया गया है किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए, वह कहलाएगा परिसीमा काल यानी प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एंड प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड of limitation computed in accordance with the provision of this act। और prescribed period यानी विहित काल से वह काल अभिप्रेत है जो कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही संगठित किया जाएगा। अगली डेफिनेशन है प्रोमिसरी नोट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द मेकर एंगेज एब्सोल्युटली टू पे स्पेसिफाइड, आप इसे याद रखिए, स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अनदर एट ए टाइम देयर इन लिमिटेड और ऑन डिमांड और एट साइट। वैसे तो इसकी प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट यानी ऐसी लिखित जिसके द्वारा मेकर यानी जो प्रोमिसरी नोट का जो मेकर होता है यानी जो इसे बनाता है, इंगेज एब्सोल्युटली टू पे यानी जो मेकर होता है वह एक निश्चित राशि निश्चित व्यक्ति को एट ए टाइम एक फिक्स टाइम पे एक निश्चित यानी एक मेकर एक निश्चित राशि निश्चित व्यक्ति को निश्चित समय पर या मांग किए जाने पर या फिर उसके वचन पत्र के दिखाए जाने पर देने के लिए अपने आप को आबद्ध करता है, वह होता है वचन पत्र यानी प्रोमिसरी नोट। इसमें आप 3 बातें याद रखिए, निश्चित राशि, निश्चित व्यक्ति को और निश्चित समय पर। ये आप अगर 3 चीजें याद रखेंगे तो आपको प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन याद करने में सिंपल होगा। अगली डेफिनेशन एल सूट। इसमें सूट की डेफिनेशन नहीं बताई गई है, लेकिन सिर्फ इतना बताया गया कि सूट के अंदर क्या नहीं आता है। सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन। बाद में कोई भी अपील और एप्लीकेशन या
नहीं आती है। और सूट की डेफिनेशन हम सीपीसी, जब भी हम सीपीसी पढ़ेंगे तब हम इसमें सूट की डेफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए सूट में क्या क्या नहीं आता। सूट में अपील और आवेदन सम्मिलित नहीं होते हैं। अगली डेफिनेशन है टॉर्ट। टॉर्ट मीन्स ए सिविल रॉन्ग विच इज नॉट ए एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ ए ट्रस्ट। अपकृत्य यानी टॉर्ट एक ऐसा सिविल दोष है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग ना हो। यह भी अपकृत्य की यानी टॉर्ट की डेफिनेशन नहीं देता है। यह सिर्फ ये बताता है कि टॉर्ट में क्या क्या शामिल नहीं है। टॉर्ट में कोई भी संविदा भंग यानी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच और ट्रस्ट का भंग नहीं, ट्रस्ट का ब्रीच नहीं आता। यानी कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या सम्मिलित नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच और ट्रस्ट का ब्रीच, ये दोनों ही टॉर्ट में शामिल नहीं है। एंड अगली डेफिनेशन है ट्रस्टी। ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड ए बेनामीदार और ए मोर्गेजी रिमेनिंग हिज पोजीशन आफ्टर द मोर्गेज हैज बीन सेटिस्फाइड और पर्सन इन ए रॉन्गफुल पोजीशन विथआउट टाइटल। यानी ट्रस्टी की डेफिनेशन नहीं बताई गई है। ट्रस्टी की नेगेटिव डेफिनेशन देता है। इसमें कहते हैं कि ट्रस्टी में कौन कौन शामिल, एक बेनामीदार, ये मोर्गेजी जो कि मोचन हो जाने के पश्चात भी उसमें कब्जे में बना रहता है संपत्ति में, या फिर बिना सदोष कब्जा, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि सदोष पूर्ण कब्जा रखता है किसी भी प्रॉपर्टी पे। अब पहले तो आप ये जानिए बेनामीदार क्या होता है। बेनामीदार से कोई भी ऐसा व्यक्ति, जैसे कि आप देख लिए ABC 2 पर्सन है, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए ए द्वारा पैसा दिया जाता है और वह प्रॉपर्टी BC को अंतरित कर देता है। यानी 3 पर्सन है ABC, जिसमें ए अपना पैसा देता है लेकिन ए अपने नाम में तो ए अगर पैसा दे रहा है तो ए का हक है कि उसके नाम में प्रॉपर्टी की जाए, लेकिन ए के कहने पर बी द्वारा वह प्रॉपर्टी सी के फेवर में ट्रांसफर की जाती है। तो यहाँ पर सी बेनामीदार होगा, यानी ऑस्टेंसिबल ऑनर, जो कि टीपी के सेक्शन 41 में बताया गया है। और अगला देखिए आप मोर्गेजी। मोर्गेजी यानी बंधकदार यानी ऐसा, ये भी हम टीपी एक्ट 1882 में पढ़ेंगे, जिसमें सेक्शन 58 में मोर्गेजी से ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई संपत्ति, स्थावर संपत्ति के बदले में कोई व्यक्ति उससे, मान लीजिए यहाँ ए और बी 2 पर्सन है, तो ए अपनी स्थावर संपत्ति बी को कुछ पैसों के बदले में बंधक कर देता है। तो यहाँ बी है मोर्गेजी और ए है मोर्गेजर। तो जब एक फिक्स टाइम के बाद बी से उस संपत्ति को रिडीम करा लेता है, सेक्शन वो टीपी के सेक्शन 60 के अंदर वह रिडीम करा लेता है, लेकिन फिर भी बी उस संपत्ति पर अपना कब्जा बनाए रखता है, तो वह ट्रस्टी नहीं माना जाएगा और उसका ये कब्जा रॉन्गफुल पोजीशन होगा। और थर्ड है पर्सन इन ए रॉन्गफुल पोजीशन विथआउट टाइटल, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बिना हक के, बिना किसी टाइटल के किसी भी संपत्ति पर कब्जा किए हुए वो भी न्यासी नहीं होगा। इसमें 3 तो आप इतना याद रखिए, ट्रस्टी में बेनामीदार और एक मोर्गेजी जो कि रॉन्गफुल पोजीशन में है, और एक ऐसा व्यक्ति जो भी बिना टाइटल के किसी संपत्ति में पति पर रॉन्गफुल पोजीशन किए हुए इसमें नहीं आते। ट्रस्टी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति का ट्रस्ट का प्रबंधक नियुक्त किया जाता है किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए और ट्रस्टी को हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।